नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छोटे बहन भाइयों। ऐसा टॉपिक जो सीटेट दिसंबर 2024 में 100% आएगा और बच्चा क्या करता है, छोटा छोटा कंफ्यूजन का मारा हो ही जाता है। रूब्रिक क्या है, कितने टाइप है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, चेकलिस्ट क्या है, कैसे पहचाने एक की पॉइंट हो तो आसान हो जाए कि एक नजर में देखते ही और फटाक से तुरंत के तुरंत क्वेश्चन का आंसर निकल जाए। तो इस तरीके की आपकी अगर कोई भी इच्छा है तो उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना। आप जानना चाहते हो रूब्रिक होता क्या है, तो भैया देखो रूब्रिक क्या होता है। रूब्रिक देखने में ऐसा होता है, आप कहोगे ऐसे से हमें कैसे पता लगेगा। बेसिकली रूब्रिक क्या है, मुझे, मैं टीचर, आप स्टूडेंट, मुझे आपका ना आकलन करना है, आपका मूल्यांकन करना है। तो मैंने कुछ है ना पैरामीटर्स बनाए हुए, मानदंड बनाए, कुछ स्टैंडर्ड बनाए, कुछ मानक बनाए कि मैं ना अपने बच्चे की इन इन चीजों को ना चेक करूंगी कि ड्रेस कैसी पहन के आता है। तो रूब्रिक में मैंने एक पॉइंट लिखा ड्रेसिंग सेंस। दूसरा कि भैया ये मतलब समय पे कितना आता है स्कूल में, तो मैंने लिखा पंक्चुअलिटी यानी कि समयबद्धता। मैंने कहा उस पर भी 5 नंबर दूंगी मैं इसको। तीसरा क्लासरूम का बिहेवियर कैसा है। तो आप जो मानदंड सॉरी, आप जो मानदंड यानी पैरामीटर्स डिसाइड करते हो, मानक डिसाइड करते हो, जिनके बेसिस पर आप बच्चे का आकलन करोगे, उनको आप रूब्रिक बोलते हो। यानी एक ऐसा खाका जिसमें आपने बच्चे के आकलन के लिए कुछ मानदंड लिख लिए, उस खाके को, उस स्केच को, उस पेपर को आप रूब्रिक कहते हो। तो एम क्या होता है इसका, बच्चे का आकलन करना। क्या है ये, तो आप कहोगे एक टूल है, एक उपकरण है आकलन करने वाला। काम क्या है इसका, आकलन के पैरामीटर्स जो हैं, मानदंड जो हैं, मानक जो हैं, स्टैंडर्ड जो हैं, उनको इसके अंदर लिख दिया जाता है। तो वो पहले ही टीचर आकलन करने से पहले ही डिसाइड कर लेता है कि मैं अपने बच्चे की कौन कौन सी चीजों को देखूंगा। तो पैरामीटर्स को डिसाइड करना ताकि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को पता हो कि किस बेसिस पर, किस आधार पर मूल्यांकन होगा। टीचर को भी पता है मैं अपने बच्चे के इन इन पॉइंट्स को देखूंगा, इन इन आधारों को देखूंगा, इन इन पैरामीटर्स को देखूंगा। बच्चे को भी पता है कि मैम मेरी ड्रेस भी चेक करेंगी तो नीट एंड क्लीन आना, वरना कैसे आएगा, टाई इधर है, खुद इधर है, बाल ऐसे झाऊ चूहे जैसे। तो ऐसा वाला मामला नहीं होगा। टाइम पे आना है, उसको पता है मैम पंक्चुअलिटी भी चेक करेंगे तो टाइम पे आएगा। ये नहीं कि 10 मिनट बाद सॉरी मैम प्लीज अंदर ले लो ना मैम प्लीज, ये नहीं। तो जब पैरामीटर्स क्लियर होते हैं, मानदंड क्लियर होते हैं, तो बच्चे के लिए ये चीज आसान होती है कि मुझे किस किस बेसिस पर आकलन किया जाएगा, और टीचर के लिए भी आसान होती है कि मुझे अपने बच्चे में क्या देखना। इससे आकलन में क्या आएगी, निष्पक्षता आएगी, सटीकता आएगी, प्रिसाइसनेस आएगी इससे आकलन में। और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होगी इस तरीके के आकलन में। साफ दिखेगा, बच्चा कहेगा मैम बताओ मेरे को 10 नंबर क्यों दिए, या मुझे 8 नंबर क्यों दिए, ले बेटा इस पॉइंट पे तेरे नंबर काट दिए, ये मैंने रूब्रिक के अंदर पॉइंट रखे थे। कितने प्रकार का होता है, तो भैया आप कहोगे 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2। एक को बोलते हो समग्र यानी होलिस्टिक, होलिस्टिक पोर्टफोलियो, सॉरी होलिस्टिक आप रूब्रिक बोलते हो। दूसरे को बोलते हो एनालिटिकल रूब्रिक यानी विश्लेषणात्मक रूब्रिक। आपका एक है समग्र होलिस्टिक, दूसरा एनालिटिक। एनालिटिक में क्या है, डिटेल में आकलन होता है, टीचर सारे पॉइंट्स अलग अलग लिख देता है, तो विभिन्न मानकों वाला रूब्रिक है ये। लेकिन जब समग्र होलिस्टिक रूब्रिक की बात करेंगे तो सारे मानकों को एक रूप में दिखाना। सारे मानकों को क्या करते हो आप, तो आप कहोगे सारे स्टैंडर्ड को आप एक रूप में दिखा देते हो, वो समग्र है। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप ध्यान से देखोगे एग्जांपल। यहाँ पे ना टीचर ने लिखा हुआ है 4 नंबर दूंगी, 3 नंबर दूंगी, 2 नंबर दूंगी, 1 नंबर दूंगी। कैसे दूंगी, तो आप मुझे बताना भाई ये समग्र, ये जो मैंने पहली पिक्चर दिखाई, ये समग्र है या ये एनालिटिकल है। ध्यान से देखना, सामग्री विशेष रूप से व्यवस्थित है, प्रश्नों के उत्तर बच्चे ने अच्छे से दिए हैं, बच्चे ने कॉपी में कोई काम किया था तो टीचर ने उसमें 4 नंबर किसको दे रही है जिसकी सामग्री प्रॉपर थे, तरीके से व्यवस्थित है, विचार उसके मौलिक हैं, ओरिजिनल आइडिया, पूरी तरीके से उसके आइडिया डेवलप हुए हैं, और उसने पाठ के अंदर से संदर्भों को, कॉन्टेक्स्ट को शामिल किया अपनी बात को समझाने के लिए। तो टीचर ने ओवरऑल जितनी भी बातें थी सबको लेकर और सीधे नंबर दे दिए 4। टीचर चाहती तो वो ऐसे लिखती अलग से
की व्यवस्था कितनी होगी उसके मैं दूंगी 2 नंबर। फिर मौलिक विचार जो होंगे उसके भी दूंगी 2 नंबर। कितने अच्छे तरीके से पाठ के संदर्भों को इस्तेमाल किया उसके दूंगी 2 नंबर। लेकिन टीचर ने उसे अलग अलग न करके सीधे कह दिया 4 नंबर वाले की ये पूरी डिटेल है। फिर उसके बाद 3 नंबर वाले की लिख दी कि देखो सामग्री प्रॉपर व्यवस्थित है और प्रश्नों के उत्तर स्पष्टता से दिए गए, कुछ विचार मौलिक हैं, बाकी पूरी तरीके से विचार मौलिक नहीं है, और बाकी पाठ के अंदर से उद्धरण आमतौर पर अच्छी तरीके से लागू किए गए हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका होलिस्टिक रूब्रिक का, जहां टीचर ने जो अंदर पॉइंट लिखे हैं उन्हें अलग से डिटेल में लिखने की जगह उसने क्या कर दिया, ओवरऑल ओवरऑल कितने नंबर दिए और उनके आधार क्या है वो एक ही जगह लिख देगा। ठीक, तो इसे कहोगे आप होलिस्टिक समग्र। फिर आता है आपका एनालिटिकल रूब्रिक। एनालिटिकल रूब्रिक देखो सामने देखो, यहाँ कह रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर दे रखा है। अब देखो यहाँ पर सारी चीजें सारे पॉइंट्स अलग ही दे दिए। लीड कि किस कैसे लीड होता है, सेंसरी डिटेल, कंक्लूजन क्या था, एविडेंस यानी कि आपके किसी भी एडिटिंग करने में या रिवीजन करने के आपके एविडेंस मानक क्या थे या आपके जो प्रमाण थे वो क्या थे। तो यहाँ पर है ना टीचर ने सारे पॉइंट अलग अलग लिखे और सब में नंबर दे रहा है। एविडेंस कैसा था यहाँ लिख दिया, कंक्लूजन बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया, लास्ट में निष्कर्ष निकाल पाया या नहीं उसके आधार पर नंबर दे देगा। सेंसरी डिटेल के क्या अपनी खुद की जो उसने खुद से चीजों को देखा उसके आधार पर क्या डिटेल है वो लिखा। लीड टीचर ने बच्चे ने कितना खुद ने उस पूरे प्रोजेक्ट को लीड किया है उसके ऊपर टीचर ने नंबर दिए। तो टीचर ने पॉइंट पहले ही डिसाइड कर दिए कि मैं लीडरशिप देखूंगा उसमें भी नंबर दूंगा, उसमें अगर 1 नंबर दूंगा जिसके में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, 2 नंबर दूंगा जिसकी लीडरशिप प्रॉपर थी, ठीक है, 3 नंबर दूंगा जिसकी लीडरशिप अच्छी थी, और 4 नंबर दूंगा जिसकी लीडरशिप एक्सीलेंट थी। ऐसे ही कंक्लूजन और सभी डिटेल अलग अलग टीचर ने लिख दी। और इस तरीके से बच्चे के लिए क्या समझना आसान होता है कि मुझे किन किन चीजों पर चेक किया जाएगा। तो दोनों में से पूछा जाए कि भैया बच्चे की एक एक डिटेल का आकलन कहाँ होता है, तो आप कहोगे एनालिटिकल रूब्रिक में होता है। किसमें, एनालिटिकल में, क्योंकि वहां एक एक डिटेल टीचर अलग से देता है। तो यहाँ देखेंगे एनालिटिकल रूब्रिक्स जो रहते हैं उसमें आप प्रॉपर तरीके से जैसे यहाँ दे रखा है, तीसरी कक्षा के बच्चों की व्यक्तिगत कथा या काल्पनिक कहानी का मूल्यांकन करने के लिए टीचर ने यहाँ लिखा कि भैया लीड क्या दी थी कहानी के अंदर, तो बोले कोई लीड नहीं थी, 1 नंबर, कोई अंत में मतलब कोई कहानी का कोई निष्कर्ष नहीं था, कहानी से कोई सीख नहीं थी तो उसको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, जिसकी लीड थी, लीड आशा पैदा करती थी उसको 3 नंबर देंगे, लीड पाठक को अपनी तरफ खींचती थी मैं उसको 4 नंबर दूंगा। तो टीचर ने यहाँ सारी डिटेल अलग अलग लिख ली कि लीड पे नंबर दूंगा, संवेदी विवरण पे नंबर दूंगा, निष्कर्ष जो था कहानी का मोरल उस पर नंबर दूंगा, संशोधन और संपादन के लक्ष्य पर नंबर दूंगा। तो ये वाला मामला ठीक साहब। तो आपसे पूछा जाए होलिस्टिक और एनालिटिकल में बेस्ट कौन सा है, तो क्या जवाब दोगे, जिसमें ज्यादा अच्छी डिटेल होती है। अब आओ भैया पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो क्या होता है, ये बच्चे की प्रगति का आकलन करता है। ठीक है साहब, ये बच्चा खुद बनाता है। क्या करोगे, बच्चा खुद बनाता है। तो बच्चा अपनी खुद की प्रगति की तुलना खुद के पहले वाले स्टैंडर्ड से कर सकता है। याद रखना, अगर टीचर एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करता है तो घोर पाप 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 पाप, लेकिन अगर बच्चा खुद की अपने काम की तुलना पहले के काम से करता है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा खुद से तुलना कर रहा है तो बच्चा एटलीस्ट अपने काम पर फोकस कर रहा है, बच्चे के अंदर क्या आ रहा है, स्व आकलन की भावना पैदा हो रही है। किसकी, स्व आकलन की। तो पोर्टफोलियो है क्या, ये भी आकलन का एक टूल है। इसमें कौन बनाता है पोर्टफोलियो, बोले बच्चा खुद बनाता है अपना पोर्टफोलियो। बोले अच्छा, और तो बच्चा तुलना कर सकता है, बोले बिल्कुल, बच्चे की प्रगति जांची जाती है और बच्चा खुद तुलना करता है अपने पहले वाले काम की तुलना में अपने अब के काम की। होता क्या है पोर्टफोलियो, है क्या, तो आप कहोगे है क्या, तो आप कहोगे एक निश्चित अवधि में, याद करना ये अंडरलाइन कर लेना, निश्चित अवधि में बच्चे द्वारा किए गए बेस्ट काम का रिकॉर्ड है जो बच्चा खुद रखता है। 3 महीने का एक पोर्टफोलियो बना या 6 महीने का एक, तो उस 6 महीने के टाइम पीरियड में बच्चे ने जो बेस्ट सर्वोत्तम, सारे काम नहीं, जब भी आए सारे कामों का संग्रह तो कहते ना नहीं, सारे काम नहीं, सर्वोत्तम काम, बेस्ट काम का संग्रह करता है। कौन करता है, टीचर नहीं, बच्चा करता है।
कौन करता है? बच्चा। और काम कैसे? नंबर नंबर मिले हैं कितने अच्छे, कि जैसे साइंस में भैया असाइनमेंट बनाया था 10 में से 10 नंबर मिले, वो लगाएगा? केवल ये नहीं लगाएगा, और भी लगाएगा। इंटर स्कूल कंपटीशन में गया था डांस करने, और वहां पे उसको सेकंड प्राइज मिला, फर्स्ट मिला, या आपका एक तरीके से कंपनसेशन प्राइज मिला, जो भी मिला, लेकिन ये उसका सर्वोत्तम काम में वो इसको काउंट करता है, उसका भी फोटो लगा सकता है, उसका प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगा सकता है उसके अंदर। तो शैक्षिक और सह शैक्षिक, स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों एरियाज में होगा, दोनों को रखेगा। और ये सेल्फ असेसमेंट यानी असेसमेंट एज लर्निंग का प्रकार है। तो याद रखना, पोर्टफोलियो बच्चा खुद बनाएगा। क्या जांचते हैं? बच्चे की प्रगति का आकलन करते हैं। कौन सा काम होता है? बच्चे के द्वारा एक निश्चित अवधि में किया गया सर्वोत्तम काम होता है। इसमें क्या क्या शामिल है? केवल नंबर या स्कोलास्टिक या शैक्षिक एरिया शामिल है? बोले नहीं, शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक, डांस, म्यूजिक, आर्ट्स, खेल कूद सब शामिल है। और ये असेसमेंट एज लर्निंग का प्रकार है। क्या है? असेसमेंट एज लर्निंग का। देखो यहाँ पोर्टफोलियो बना रखा है, एक बच्चे का नाम है शॉन, 5th C में पढ़ता है, रोल नंबर लिखा है अपना, और मस्त तरीके से एडमिशन नंबर लिखा है। देखो ये उसका पोर्टफोलियो, इसके अंदर मामला उसका अपना रहेगा। अब आती है चेकलिस्ट। क्या है? तो ये भी जांचने का एक उपकरण है, टूल है। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या है? ये टीचर बनाता है। चेकलिस्ट कौन बनाएगा? टीचर। और इसका काम क्या है? चेकलिस्ट का काम का ये है कि आप ये देखते हो, टीचर ने कोई होमवर्क दिया, वो हुआ या नहीं, तो टीचर चेकलिस्ट में लगा देगा। तुमने अपनी कॉपी सबमिट की या नहीं करी, तो चेकलिस्ट में टिक लगा दिया, नहीं करी तो क्रॉस लगा दिया। बच्चा पास हुआ या नहीं, या तो हो गया तो टिक लगा दिया, जो बच्चे क्लास में फेल हो गए क्रॉस लगा दिया। तो चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट एक ऐसा उपकरण है जिससे आप, ये नहीं है कि बच्चे की प्रगति जांच पाते हो, या बच्चे, आप सिर्फ इतना जांच पाते हो कि बच्चे ने कोई काम किया या नहीं, बच्चा पास हुआ या नहीं, बच्चे को आगे प्रमोट करना है या नहीं। आप सिर्फ हाँ या ना वाले मामले को चेकलिस्ट में फाइंड आउट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा टूल नहीं होता चेकलिस्ट कभी भी आकलन का। फिर आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसे आख्यान अभिलेख या उपाख्यान अभिलेख बोलते हो। उपाख्यान अभिलेख भी, अब क्या होता है? बच्चे की क्लास यानी स्कूल के व्यवहार का रिकॉर्ड होता है। याद रखना, आपने घर पे आके अपनी छोटी बहन को पीट दिया, तो ये आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड में नहीं जलेगा कि भैया कोविड-19 के दौरान मेरे पापा ने मुझे कहा था कि छोटे बच्चों को टॉफी खिलानी है, या छोटे बच्चों को, सॉरी माफी चाहूंगी, टॉफी नहीं खिलानी है, कि अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को खाना देना है, तो मैम मैंने खाना दिया था। अब मैडम ने ये तुम्हारा व्यवहार अपनी आंखों से देखा नहीं, तो मैडम इसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड में नहीं लिखेगी। याद रखिएगा, नहीं लिखेगी। अगर मैम ये व्यवहार आपका स्कूल के अंदर देखती, दया का भाव, सहानुभूति का भाव, या क्लास में देखती, तो मैडम कुछ करती। तो याद रखें, बच्चे की क्लास या स्कूल के व्यवहार का रिकॉर्ड होता है, क्लास के बाहर का नहीं, सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। टीचर इसको शॉर्ट में, सारांश में लिखता है, समरी में लिखता है। बच्चे की रुचि प्लस बच्चे का पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट से जुड़ा अभिलेख है। जैसे किसी बच्चे ने, एक्स बच्चे ने वाई बच्चे के 2 थप्पड़ मार दिए, और टीचर गार्गी मैम उसी समय क्लास में थी, तो गार्गी मैम एनेक्डोटल रिकॉर्ड में लिखेंगी, जो उसी क्लास में रखा रहता है, कि आज एक्स बच्चे ने वाई बच्चे के गाल पे 2 थप्पड़ मार दिए, और कारण था कि वाई बच्चे ने एक्स बच्चे की चोटी खींच ली थी, और क्योंकि एक्स बच्चा उसकी टॉफी खा गया था, या उसकी जो भी खा गया था। और इससे पता पड़ रहा है व्यवहार, कि भैया बड़ा आक्रामक व्यवहार है ना, पीटा पाटी वाला, तो ये पता लगता है। तो याद रखिएगा, व्यवहार का अभिलेख है, और स्कूल और क्लास के अंदर का ही होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई और यहां से डाउट क्लियर हुआ, तो फिर टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी में।